जब अमेरिका भारत की डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पर सवाल खड़े करता है और हमको लेक्चर देता है, तब क्या आपके अंदर भी एंगर और फ्रस्ट्रेशन होता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर अमेरिका की इस हरकत पर आपके मन में भी ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे अमेरिका का असली मोटिव क्या है, कहीं ये किसी ग्रेट अमेरिकन गेम का पार्ट तो नहीं? अगर ऐसा है तब तो पक्का ये वीडियो आपके लिए, आप बिल्कुल सही जगह आए। चलिए बिना किसी देरी के देते हैं इन सभी सवालों के जवाब। ओबामा ने कहा कि हाल के दिनों में भारत में धार्मिक सद्भाव कम हुआ है। Discrimination against minority groups such as the Muslim population within India. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country? If you do not protect the rights of ethnic minorities in India, there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And ओबामा और उनका देश अमेरिका ह्यूमन राइट्स की उतनी ही चिंता करते हैं जितना कि मार्क जुकरबर्ग हमारे और आपके डेटा प्राइवेसी। समझ रहे हो ना? अमेरिका के बारे में एक बात जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि अमेरिका पर आंख मूंद के भरोसा नहीं किया जा सकता, और ऐसा कहे जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की हिस्ट्री हमको ये बताती है कि अमेरिका ने अपने हितों को साधने के लिए, अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में ओवर्टली और कोवर्टली दोनों ही तरीकों से इंटरवीन किया है, और इन इंटरवेंशंस के जरिए दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन करवाकर अपने मतलब की पपेट गवर्नमेंट बिठाई है। कई सत्ता परिवर्तन तो ऐसे कराए कि प्रमुख लीडर को ही एलिमिनेट करवा दिया या फिर जेल में डलवा दिया है, और ये पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ भी नहीं रहा है। कई निर्दोष लोगों की जाने गई हैं। अराजकता और इंस्टेबिलिटी का ऐसा वातावरण पैदा हुआ है कि अभी तक कितने ही देश इससे बाहर नहीं निकल पाए। अमेरिका के टेक्सास स्टेट का नाम आप सब जानते होंगे, लेकिन ये कम ही लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने टेक्सास पर कब्जा किया था। अमेरिका ने जिस विदेशी धरती पर सबसे पहले इंटरवीन किया था वो रिपब्लिक ऑफ टेक्सास था। रिपब्लिक ऑफ टेक्सास जो मार्च 1836 में मैक्सिको से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट बन गया था, उसको दिसंबर 1845 में अमेरिका ने एनेक्स कर लिया। टेक्सास के एनेक्सेशन के बाद अमेरिका ने मैक्सिको के साथ एक वॉर लड़ी, जिसके एंड रिजल्ट में इनके हाथ कैलिफोर्निया लग गया। वही कैलिफोर्निया जो आज अमेरिका का सबसे धनी राज्य है, जिसकी जीडीपी भारत के कुल जीडीपी के आसपास है। ये स्टेट 1848 तक मैक्सिको का हिस्सा हुआ करता था। मैक्सिको से टेक्सास और कैलिफोर्निया हथियाने के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट और इनकी एजेंसियों को दूसरे देशों में घुसकर अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करने का अच्छा खासा अनुभव हो चुका था। इसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपने आसपास के पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन करने का एक अभियान सा छेड़ दिया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत तक इन्होंने हवाई, पनामा, होंडुरास, निकारागुआ, मैक्सिको, हैती, कोस्टारिका सहित दुनिया भर के कई देशों में सरकारें बदल दी। इन सभी तख्ता पलट में एक बात जो सबसे कॉमन थी कि अमेरिका ने सारे ही तख्ता पलट इन देशों के रेबेलियंस और ओपोजिशन के साथ मिलकर की थी। अब हो सकता है आप कहें कि यार तुम ये 19वीं 20वीं सदी की बात कर रहे हो, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, काफ़ी कुछ बदल गया होगा, तब से आपका क्या लेना देना? देखिए, अमेरिका के तौर तरीके आज भी वही हैं जो कि पहले हुआ करते थे। इसलिए आगे सुनिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, अमेरिका को बेहतर समझ पाएंगे। अब यहाँ निकारागुआ में हुए रिजीम चेंज की कहानी को जानना जरूरी है। निकारागुआ के एक अपोजिशन लीडर हुआ करते थे जोस एस्ट्राडा। एस्ट्राडा भाई साहब ने निकारागुआ के प्रेसिडेंट जेलाया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब अमेरिका प्रेसिडेंट जेलाया को उनकी कुर्सी से हटाना चाहता था और एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ बैठाना चाहता था, इसलिए उसने अपोजिशन लीडर एस्ट्राडा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका की खुन्नस जेलाया के प्रति इसलिए थी क्योंकि वो अपने देश में एक नहर बनवाना चाहते थे फ्रांस और जापान की मदद से, और अमेरिका को ये चीज़ नामंजूर थी कि कोई बाहरी ताकत उनके कॉन्टिनेंट में आकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और अमेरिका के लिए एक चुनौती पैदा करे, कंपटीशन पैदा करे। अब चूंकि ये सब कुछ चल रहा था, इस बीच प्रेसिडेंट जेलाया ने 2 अमेरिकन्स को एग्जीक्यूट करवा दिया जो कि अपोजिशन के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। यहाँ पर अमेरिका को एक मौका मिल जाता है, जो अमेरिका पहले छुप कर साजिश कर रहा था जेलाया के खिलाफ, अब वो खुलकर मिलिट्री इंटरवेंशन कर देता है। एट द एंड प्रेसिडेंट जेलाया को सत्ता से बाहर कर दिया जाता है और पपेट एस्ट्राडा को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर का दौर शुरू होता है, जिसमें अमेरिका और भी आर्थिक रूप से मजबूत होकर सामने आता है, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री इस दौरान हथियार बेचकर खूब पैसे बनाती है। वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद 2 महाशक्तियां उभरती हैं, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच अपना इन्फ्लुएंस और आइडियोलॉजी फैलाने को लेकर एक कंपटीशन भी शुरू हो जाता है।
एक तरफ जहां सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच इस टकराव और कंपटीशन के टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान कुल 70 प्रयास किए थे दूसरे देशों में रिजीम चेंज करने के। इन 70 में से 64 प्रयास इन्होंने कोवर्टली किए थे, यानी कि गुप्त रूप से। बाकी के 6 प्रयास ओवर्टली ऑपरेशन थे, यानी कि खुलेआम छाती ठोक कर। अमेरिका ने वर्ल्ड मैप का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जहां पर कि इन्होंने सत्ता परिवर्तन का प्रयास न किया हो। सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह इन्होंने अपनी नाक घुसेड़ी थी। इसके अलावा अमेरिका ने दूसरे देशों के चुनाव में भी लगातार इंटरवीन करने का प्रयास किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1946 से 2000 ईस्वी के बीच में अमेरिका ने दूसरे देशों के चुनावों में 81 बार इंटरवीन किया है। और ये जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल नोन और वेरीफाइड है, और जो अननोन आंकड़े हैं वो पता नहीं कितने होंगे। इस दौरान 1968 में इंडोनेशिया के अंदर जो सत्ता परिवर्तन कराया गया वो काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि कई निर्दोष लोगों की जानें गई थी। कहा जाता है आधा मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे। आधा मिलियन, 5 लाख लोग होते हैं आधा मिलियन। इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट सुकार्नो को सत्ता से हटाकर एक मिलिट्री जनरल को सत्ता में लाया गया था। ये वही अमेरिका है जो खुद को ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का चैंपियन बताता है और दूसरों को इस पर सलाह भी देता है और लेक्चर भी देता है। मैं आपको अमेरिका का ये इतिहास क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि अमेरिका ने जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का मुखौटा पहन रखा है वो सब छलावा है। सच्चाई ये है कि वो इसकी आड़ में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रन करता है। कोल्ड वॉर के बाद भी अमेरिकी सरकारों ने अपने फायदे के लिए कई देशों में इंस्टेबिलिटी और अराजकता के माहौल को उत्पन्न किया है, जिसका सबसे बड़ा शिकार मिडिल ईस्ट के देश हुए हैं। सीरिया, लीबिया, यमन, इराक को किस तरह से इन्वेड किया गया और उसकी आज क्या हालत बनाई गई है आप सब जानते हैं। सद्दाम हुसैन को मार दिया गया इस बहाने से कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, जिसका आज तक ये लोग सबूत नहीं दे पाए। और इराक को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया गया जिससे आज तक इराक बाहर नहीं आ पाया। इसके बाद साल 2010 में मिडिल ईस्ट के कई देशों में अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन होता है, जिसके पीछे अमेरिकी दिमाग और पैसा लगा था। लोग सड़कों पर आ जाते हैं और एक सिविल अनरेस्ट की स्थिति पैदा होती है। कई बेगुनाहों की जानें चली जाती हैं। करीब 5 देशों के हेड ऑफ स्टेट को सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। कई देश छोड़कर भाग जाते हैं, कुछ को जेल भेज दिया जाता है। और फिर लीबिया के शासक मोहम्मद गद्दाफी को किस तरह से असैसिनेट किया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल एशिया के एक देश किर्गिस्तान की चर्चा जरूरी है। किर्गिस्तान में साल 2005 में सत्ता परिवर्तन कराया जाता है, जिसके पीछे अमेरिकी हाथ था। अमेरिका ने यहाँ अपोजिशन में बैठे मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी और कई संस्थाओं को जमकर सपोर्ट किया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, यूएसएड, रेडियो लिबर्टी, फ्रीडम हाउस जैसी संस्थाओं द्वारा अपोजिशन को जमकर फंडिंग कराई जाती है। एक बार जब किर्गिस्तान की सरकार ने एक मीडिया हाउस की बिजली काट दी थी, तब अमेरिकी एम्बेसी द्वारा उनको जनरेटर्स भिजवाए गए। आज अमेरिका के कई एक्शंस ऐसे हैं जिससे लगता है कि वो भारत में भी कुछ न कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, कई सारी चीजें तो ऐसी है जो कि ज्यादातर लोगों को पता है, खासकर उन लोगों को जो कि जियो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। जैसे कि अमेरिकन मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लेकर किस तरह की रिपोर्टिंग करता है, इनकी सालाना USCIRF की रिपोर्ट जिसमें बताया जाता है कि भारत में माइनॉरिटी किस तरह से खतरे में वगैरह। इसके अलावा इनके NGOs जैसे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन या फिर CIA लिंक फोर्ड फाउंडेशन, कैसे उनके द्वारा डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम स्पीच के नाम पर एंटी इंडिया फोर्सेज को फंडिंग की जाती है वगैरह। देखिए, ये चीज़ें गंभीर तो है लेकिन काफ़ी हद तक पुरानी हो चुकी। लेकिन अब जो नई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो ध्यान खींचने वाली। जो बाइडन जब साल 2021 में पावर में आए तो उन्होंने 2.25 साल तक दिल्ली में अपना कोई एम्बेसडर ही नहीं भेजा, यानी कि अमेरिकी एम्बेसी में 2.25 साल तक कोई एम्बेसडर नहीं था। और जब एम्बेसडर नियुक्त हुआ तो फिर एक विशेष एजेंडे के साथ, और वो एजेंडा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा था। सुनिए जरा, इंग्लिश सबटाइटल्स भी साथ। India was just downgraded from the annual report by Freedom House from free to partly free. They recently enacted a Citizenship Amendment Act that is very much aimed against the Muslim population within India. So the same question to you, if you could be a little more specific. India is an incredibly important strategic partner of the United States, but the human rights records there are certainly anything but the way we would like to see them. So how do you balance our need to work with India as a strategic partner, but making advancements on behalf of human rights?
Thank you very much, Senator. There's no question that the U.S.-India relationship should be underpinned by our common commitment to democracy, to human rights, and to civil society. It's enshrined in our constitutions, the oldest democracy in the world and the largest democracy in the world. And human rights and defense of democracy is a pillar of our foreign policy. But to answer specifically, if confirmed, I will actively raise these issues. I'll raise them with humility. It's a two-way street on these, but I intend to engage directly with civil society. There are groups that are actively fighting for human rights of people on the ground in India that will get direct engagement from me. ये वीडियो साल 2021 का है। इसमें भारत में नियुक्त किए गए एम्बेसडर एरिक गारसेट्टी से पूछा जा रहा है कि इंडिया में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, खासकर सीए कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है, उस पर आपका क्या स्टांस रहने वाला है। इस पर एरिक गारसेट्टी साहब, एम्बेसडर साहब, कहते हैं कि मेरे लिए ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि मैं ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को लेकर बात करूं, और जो भी लोग भारत में ह्यूमन राइट्स को लेकर जमीन पर लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ मैं सीधे एंगेज करूंगा। इसलिए जब से एम्बेसडर साहब भारत नियुक्त कर आए हैं, लगातार ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पर कुछ ना कुछ बोलते कहते रहते हैं। एरिक गारसेट्टी के अपॉइंटमेंट के बाद से राहुल गांधी भी भारत की डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित नजर आ रहे हैं। आज से कुछ महीनों पहले जब वो यूके गए थे, तब उन्होंने कह दिया था कि भारत में तो डेमोक्रेसी मर चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और खुद को डेमोक्रेसी का चैंपियन और उसका डिफेंडर कहने वाले यूएस और यूरोप इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे। उन्हें कुछ करना चाहिए। मतलब कि राहुल गांधी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप जो भी कहें, उन्होंने यूएस और यूरोप से मदद मांगी थी कि वो भारत में इंटरवीन करें। और अभी तो रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में यूएस दौरा कंप्लीट करके आए, तो उससे कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी यूएस गए थे। तब कई मीडिया हाउस ने ये रिपोर्ट किया था कि राहुल गांधी वहाँ व्हाइट हाउस में कई सीनियर यूएस डिप्लोमेट से मिले, वहाँ एक सीक्रेट मीटिंग की। जी हाँ, सीक्रेट मीटिंग। ज़्यादा कुछ उसके बारे में मीडिया में नहीं बताया गया है, केवल ये जानकारी है कि उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग व्हाइट हाउस में की थी। व्हाइट हाउस में वो जिन जिन लोगों से मिले, उसमें एक बड़ा ही स्पेशल नाम था डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू को रिजीम चेंजर कहा जाता है। मतलब कि उस इंसान ने अमेरिकी सरकार के लिए कई सारी रिजीमों को उखाड़ कर फेंका है। ये एक बड़ा ही सीनियर डिप्लोमेट है जिसके पास 30 साल से ऊपर का अनुभव है। यहाँ पर एक बात जो बताना जरूरी है कि साल 2022 में इमरान खान ने भी आरोप लगाए थे कि उनको सत्ता से उठाकर बाहर फेंकने में डोनाल्ड लू का एक महत्वपूर्ण योगदान था। फिलहाल डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया के तौर पर अपॉइंटेड है। अब इस पूरी चर्चा के बाद जो बात गौर करने वाली है कि अमेरिकन मीडिया की रिपोर्टिंग से लेकर USCIRF की रिपोर्ट, इनके एनजीओज द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, ओबामा का बयान, इनके एम्बेसडर की बातें, और इवन पीएम मोदी से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities. And what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country? इन सब का निशाना एक तरफ है, भारत की डेमोक्रेसी और भारत में मुसलमानों की तथाकथित खराब होती हालत। क्या अमेरिका भारत में मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का मुद्दा उछालकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है? भारत के अंदर कोई रिजीम चेंज करना चाहता है? हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का पास्ट तो ऐसा ही रहा है। सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर तो सब कुछ चंगा सी नजर आ रहा है। मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं यूएस के, अभी हाल ही में स्टेट विजिट पर गए थे, काफ़ी सत्कार हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई, कई डील साइन हुए हैं। देखिए, अमेरिका और भारत के बीच में जो भी डील साइन हुए हैं उसमें अमेरिका का भी फायदा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अमेरिका कोई भी कॉपरेशन अपने हितों को ध्यान में रखकर करता है, और अमेरिका ऐसा कुछ भी भारत को देने नहीं जा रहा जिससे कि भारत अमेरिका को ओवर पावर कर दे या फिर उसके लिए मुसीबत का सबब बन जाए। अमेरिका अपनी लिमिट्स को अच्छे से जानता है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर मोदी सरकार की पॉलिसी ने अमेरिका को बहुत नाराज किया है। अमेरिका चाहता था कि भारत रसिया की हरकत को कंडेम करे, लेकिन भारत ने कंडेम करने की जगह उल्टा रसिया से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, और वर्तमान स्थिति ये है कि रसिया भारत का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है। मोदी सरकार ने बीते कुछ वर्षों में 6000 से ज़्यादा एनजीओ के FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया है, क्योंकि ये एनजीओ FCRA लॉ का वायलेशन कर रहे थे। अमेरिका मोदी सरकार के इस एक्शन से भी खुश नहीं है, क्योंकि देखिए, इन एनजीओ के सहारे ही सारा खेल किया जाता है। अमेरिका इस बात से भी नाराज है कि मोदी सरकार ने कई मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के ऊपर भारी प्राइस कैप लगा दिया है। ये प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि नी इम्प्लांट, स्टेंट। ये कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को भारत में बेचकर सालाना हजारों करोड़ का मुनाफा करती थी, जो कि अब कम हो गया है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए
कि आर्टरी ब्लॉकेज निकालने वाले जिस वायर की कीमत प्राइस कैप लगाने से पहले $3000 हुआ करती थी, प्राइस कैप लगाने के बाद मात्र $450 रह गई। इसके अलावा सो कॉल्ड लिबरल आइडियोलॉजी वाली अमेरिकी सरकार को बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से एक खुन्नस तो है ही। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अमेरिका भारत में रिजीम चेंज करने में सफल हो पाएगा? देखिए, उन्होंने शुरुआत तो कर दी है, वो कैपेबल भी हैं, उनके पास पैसे और रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयत्न करेंगे। अगर रिजीम ना भी चेंज कर पाए तो वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार अपने हिंदुत्व एजेंडा पर सॉफ्ट हो जाए, अपनी पॉलिसीज पर सॉफ्ट पड़ जाए, पीछे हट जाए। लेकिन मोदी सरकार के बीते 9 साल का रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने किसी चीज़ से समझौता किया नहीं। बट इन सब के बियॉन्ड, इन सब के परे डिपेंड करेगा कि भारत की जनता किसके साथ खड़ी है और वो क्या सोचती है, क्योंकि जिसके साथ जनता है उसकी सब सुनता है, उसको कौन झुका सकता है। तो भारत की जनता का रुझान मैटर करेगा। थैंक यू।